बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। ये हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आज के लेसन में हम लोगों ने ये सीखना है, हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास एक मेटल एक वायर है जो कि किसी भी मेटल की है, एक पीस है जो कि किसी भी मेटल का है, वो कॉपर भी हो सकती है, वो आयरन भी हो सकता है, कोई भी मेटल हो, तो उसमें से करंट क्यों गुजरता है, कौन सा मैकेनिज़्म होता है जिस मैकेनिज़्म की वजह से उसमें से जो करंट है वो पास करता है। तो आज हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक छोटा सा एक पीस है किसी भी मेटल का। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं कहता हूं मेरे पास कॉपर का एक पीस है जी, छोटा सा। ओके स्टूडेंट्स, जब हम मेटल की बात करते हैं तो आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Why these are known as free electrons? Because these free electrons are not bound to their nucleus. ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होते, इस वजह से इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसका ऑलरेडी आपको पता है। तो जैसे ये भी एक मेटल का टुकड़ा है तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लैक डॉट्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो हमने ब्लैक डॉट्स इधर बना दिए। अब चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इनकी कोई ना कोई मोशन भी होगी, एंड वी नो वेरी वेल कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है। तो चूंकि रैंडम मोशन है तो ये किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। इनकी रैंडम मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ब्लू कलर के एरोज़ यूज़ कर लिए, और देखिए इन एरोज़ की कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसकी आप एग्जांपल ऐसे लीजिए कि जैसे किसी भी रोड पर, किसी भी जगह पर बड़ी बेहंगम सी ट्रैफिक हो, कोई गाड़ी किसी तरफ जा रही है, कोई कार किसी तरफ जा रही है, कोई रिक्शा किसी तरफ जा रहा है, कोई साइकिल किसी तरफ जा रही है, तो उसको रैंडम मोशन कहेंगे। इसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स की भी रैंडम मोशन है और वो रैंडम मोशन के साथ मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सिंस दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स are moving with random motion and velocity of these electrons is several hundred किलोमीटर। और इसकी अगर वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली देखें तो दैट इज ऑलमोस्ट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अभी तक मैंने कोई नई स्पेशल डिस्कस नहीं की, मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनकी रैंडम वेलोसिटी है, वो रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और चूंकि वो रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, और उस वेलोसिटी की वैल्यू हमने कितनी लिख दी,
10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आपकी बुक वाले ने जो वर्ड यूज़ किया है, इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया है सेवरल 100 किलोमीटर, और उसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी। अब ये रैंडम वेलोसिटी से तो मूव कर रहे हैं, ओके, बात की समझ आ गई। लेकिन अगर इनको ऑब्जर्व किया जाए, और ऑब्जर्व करने के लिए इस पूरे मेटल पीस का कोई भी एक एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन आप ले आए, लेट्स इस एरिया को मैं अंडर ऑब्जर्वेशन ले आया, अंडर ऑब्जर्वेशन, तो मैं ये देखूंगा कि जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड से मूव करके दूसरी साइड पर आ रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से मूव करके पहली साइड पर आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लीजिए कि अगर ये कमरा है, भरा हुआ है, मुकम्मल तौर पर ये स्टूडेंट से भरा हुआ है, और स्टूडेंट्स की मोशन भी रैंडम मोशन है, निकलना भी इस कमरे से बाहर नहीं है। तो अगर इधर भी 10 स्टूडेंट खड़े हैं, उधर भी 10 स्टूडेंट खड़े हैं, तो ये 10 स्टूडेंट तभी उस जगह पर पहुंच सकेंगे दूसरी जगह पर, जब दूसरी जगह पर खड़े स्टूडेंट्स इस जगह पर आ सके। अदरवाइज एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये पूरा कमरा स्टूडेंट से भरा हुआ है, तो अगर 10 स्टूडेंट्स एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो उसी वक्त वो जाएंगे जब वो दूसरी जगह पर मौजूद स्टूडेंट्स हैं वो मूव करके पहले वालों की जगह पर आ जाए। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके आएंगे, क्योंकि रैंडम मोशन है। इसी तरह अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स अप से डाउन मूव कर रहे हैं, तो उसी वक्त 5 इलेक्ट्रॉन्स डाउन से अप भी मूव करेंगे। बात की समझ आई? क्योंकि इनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ electrons from left to right of any section of wire, is equal to rate of flow of electrons from, जी भाई पहले क्या था? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब क्या होगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दोनों का जो रेट है फ्लो करने का वो क्या है? सेम। सो नो नेट करंट इज प्रोड्यूस्ड, लिहाजा किसी किस्म का कोई करंट पैदा नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि since we say that current is the flow of electrons and in metal there are free electrons, it means they are flowing easily, then why there is no current in a metal? तो फिर मेटल में करंट क्यों नहीं होता? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आपसे। शॉर्ट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे पास ये कॉपर का पीस है, आयरन का पीस है, किसी भी मेटल का, हम ये कहते हैं एक तरफ कि करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। जब फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। तो बताइए जब आप इस पर कुछ एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करते तो इसमें करंट क्यों नहीं पैदा होता? तो उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि किसी भी सेक्शन को अगर आप अंडरलाइन कर लें तो लेफ्ट से राइट पर जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही राइट से लेफ्ट पर भी जाएंगे, लिहाजा नेट इफेक्ट ऑफ करंट क्या होगा? जीरो होगा, कोई करंट पैदा नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आई? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ओके, अच्छा अब जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या हो व्हेन वी अप्लाई, नाउ वी अप्लाई external source
एक्सटर्नल सोर्स से क्या मुराद है? ये सेल भी हो सकता है और बैटरी भी हो सकती है। तो मेटल पीस, पहले हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया था, प्लीज ये बात याद रखिए। अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्स। अब बड़ा मजे का बिहेवियर होगा, अब हम समझते हैं बिहेवियर। मेटल पीस वही है, पहले भी अगर कॉपर लिया तो अब भी कॉपर, उतना ही साइज, हर चीज वही है, कोई चेंज नहीं है किसी भी किस्म का। जस्ट एन एडिशनल थिंग दैट इज सोर्स ऑफ करंट। लीजिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होगा, गौर कीजिएगा जरा। ये मैंने सोर्स ऑफ करंट अप्लाई कर दिया, वो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ही इनकी रैंडम वेलोसिटी है। वो इनकी रैंडम वेलोसिटी है। अब इसको हमने सोर्स ऑफ करंट के साथ अटैच कर दिया। क्या किया कि गौर कीजिए, ये हमारे पास है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने क्या किया, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये देखिए, ये कॉपर के इस साइड पर अटैच है। लेट्स से इसको मैं ए साइड कह देता हूँ, इसको मैं बी साइड कह देता हूँ। ये ए साइड हो गई और ये क्या हो गई? बी साइड हो गई। तो दोनों एक दूसरे के, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम लोगों ने चैप्टर 12 में पढ़ा है कि अगर एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से किस तरफ? नेगेटिव। पॉजिटिव से किस तरफ? नेगेटिव। जैसे ही आप इस कंडक्टर के क्रॉस ये सोर्स ऑफ सेल अप्लाई करेंगे तो एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी साइड क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस सोर्स ऑफ करंट की वजह से या सेल की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई। ये रेड कलर की डॉटेड लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई। मैं बाहर भी इसकी डायरेक्शन दे देता हूं और इसको मैं E से रिप्रेजेंट करता हूं। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ है? A से B की तरफ। क्यों? क्योंकि A क्या है? पॉजिटिव है और B क्या है? नेगेटिव। अब एक बड़ी मजे की बात, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये खूबी है कि अगर उसके पास कोई चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकती है? फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये खूबी है कि अगर उस पर कोई चार्ज आ जाए उसके करीब तो उस पर क्या अप्लाई कर सकती है? फोर्स। स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास मेटल का पीस है इसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है या नहीं होता? बताइए, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर Q0 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस E से। E चार्ज होना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पर फ्लो पॉजिटिव चार्जेस लेते तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपके पास E किसके इक्वल आ जाएगा? E आ जाएगा इक्वल F ओवर माइनस E के, सॉरी F किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस E इंटू E। एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात वो आप लोगों से डिस्कस कर रहा है और बुक वाले ने ये लाइन लिखी भी हुई है, बड़ी अच्छी लाइन उसने लिखी है कि गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ये E और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, लेकिन साथ कौन सा साइन आ रहा है? नेगेटिव साइन। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हों और दोनों में से किसी एक के साथ नेगेटिव साइन हो
तो वेक्टर के केस में नेगेटिव साइन किस चीज को डिस्कस करता है? डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एफ ई एंड ई आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एमसीक्यूज आ जाएगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ये मैंने इसको स्टार लगा दिया, ये एमसीक्यूज आ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? बी से ए की तरफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन किससे किस तरफ होगी? बी से ए। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब है इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगे। ये जो मैंने ग्रीन कलर के एरोज आपको बना दिए, तमाम इलेक्ट्रॉन्स सेम फोर्स, ये सेम डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ग्रीन कलर की, ठीक है, और ये जो रेड कलर की एरोज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई मसला किसी को? अब आगे चलिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इन पर लग रही है। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस होता है, मैस हो, उस पर फोर्स लगे, उसमें क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब मुझे बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मैस होता है या नहीं होता? होता है। अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है या नहीं लग रही? लग रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या पैदा करेगी? एक्सेलरेशन। क्या पैदा करेगी? क्या पैदा करेगी? एक्सेलरेशन पैदा करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेंगे, ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे। तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करना शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन जब ये एक्सेलरेट करेंगे, जरा गौर कीजिए कि ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं है, फ्री मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इनके अंदर मेटल्स भी हैं और उनके एटम्स हैं। ये मैंने रेड कलर के बड़े बड़े सर्कल बना दिए, डायग्राम थोड़ी सी रफ हो रही है लेकिन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब ये वो एटम्स हैं जिनके ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं, ये उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के दौरान अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, और वो एनर्जी हीट की शक्ल में बाहर निकलती है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट जनरेट होती है, लेकिन वो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक रेलेवेंट बात। तो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के साथ टकराते हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली एक्सेलरेट नहीं कर पाते। इनके टकराने की वजह से इनमें वेलोसिटी तो जनरेट होती है, लेकिन उस वेलोसिटी की वैल्यू बड़ी थोड़ी सी होती है, छोटी सी वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड वाइज, और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो इतनी कम होती है कि उसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ऑलमोस्ट ये वैल्यू होती है उसकी 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू। तो इस वैल्यू के साथ ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आगे मूव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं एक और तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, बड़ी मज़े की बात है, ज़रा ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ज़रा इसको समझिए।
लेकिन जब आपने किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं किया, तो लेट से ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये रैंडम मोशन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक, जैसे ही आपने सोर्स ऑफ करंट अटैच किया, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इस तरफ क्या हो गया, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, बड़ी मजे की बात, ये इलेक्ट्रॉन बड़े मजे से ऐसे मूव कर रहा था इस तरह। जैसे ही इधर से अट्रैक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भी जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे साथ खिसकता जाएगा ऐसे ऐसे। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जा रहा था, अब जाएगा उसी तरह, लेकिन साथ थोड़ा सा ऐसे खिसक भी जाएगा आगे की तरफ, जिस तरफ से अट्रैक्शन। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ भी खिसके, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ खिसके। तो इसका ये जो जितना आगे मूव करना है ना, जितना डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर होता है, कितनी देर में, 1 सेकंड। इतना सा ही आगे मूव कर सकता है। और इसी वैल्यू को हमने क्या बोल दिया है, इनके ड्रिफ्ट करने की एग्जांपल आप ऐसे ही समझिए, जैसे अगर आपने गौर किया हो, आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाई है, जब आप पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग एक खास डायरेक्शन में उड़ रही है, ये उड़ रही है पतंग, आप नीचे से उसको पकड़ा हुआ है, उड़ रही है। अगर इस तरफ की हवा चलनी शुरू हो जाए तो वो ऐसे आगे भी उड़ रही है और साथ साथ इस तरफ भी जाएगी, ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी। तो इसका ये थोड़ा सा हवा की वजह से अपनी पहली पोजीशन से आगे हो जाना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना। क्या करना, क्या करना, अगर हवा की बहुत ज़्यादा स्पीड है तो वो ज़्यादा ड्रिफ्ट कर जाए, अगर कम है तो वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करे। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जा रहे थे, जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करके, उस वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होके अगली पोजीशन पर चले गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं डिस्प्लेस हुए, क्योंकि साथ क्या पड़े हुए हैं, एटम्स पड़े हुए हैं, डिस्प्लेस करने लगते हैं, साथ में उनके साथ टक्कर हो जाती है, फिर वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, फिर डिस्प्लेस करने लगते हैं, फिर टक्कर हो जाती है। लिहाजा डिस्प्लेसमेंट तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। कितनी होती है, 1 मिलीमीटर कितनी देर में। तो इसको वेलोसिटी का नाम दे दिया और इसको क्या कह दिया गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कह दिया गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन कीजिएगा, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी of free electrons in a metallic conductor under the influence of external source of current is known as drift velocity। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा अब जरा गौर कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यहाँ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और दूसरी तरफ थर्मल वेलोसिटी जो थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मजे की बात यह है कि दिस थर्मल वेलोसिटी डज नॉट प्रोड्यूस करंट। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट नहीं, सॉरी थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट नहीं पैदा होता। किस वेलोसिटी की वजह से पैदा होता है, ड्रिफ्ट is responsible for current। सर उसकी क्या वजह है, मैं रिपीट कर देता हूं, आल्दो क्या आपको मैंने बता दिया है। उसकी वजह यह है कि आल्दो की इसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि तमाम इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं इस वेलोसिटी से, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रैंडम है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो वो करंट नहीं जनरेट कर पाती। तो करंट ये जनरेट करती है, क्यों? क्योंकि आल्दो कि मैग्नीट्यूड बहुत कम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे स्पीड के साथ। जब सब स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो उसकी वजह से मेटल में क्या पैदा हो जाता है? करंट पैदा। ये स्टूडेंट्स क्लियर है टॉपिक? सबको समझ आ गई? थैंक यू सो मच।